अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आईवी इन्फ्यूजन को पढ़ रहे थे, उसको हमने स्टार्ट कर लिया था। उसका नेक्स्ट पार्ट है ये वाला जिसमें हमने देखा था कि जो स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो हमने कहा कि प्रैक्टिकली अचीव होगी एट 4.32 हाफ लाइफ। उसकी डेरिवेशन है ये, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेपर में आ सकती है आपको, और आपसे वाइवा में भी वो पूछेगा कि प्रैक्टिकली कितनी हाफ लाइफ्स पे आपको जो है वो प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट अचीव होती है। ठीक है, तो वो कितनी हाफ लाइफ्स पे होती है? 4.32 हाफ लाइफ्स पे अचीव होती है। अब इसमें किया क्या हुआ सिंपली कि हमारे पास जो सीपी का सिंपल फार्मूला है और सीपीएसएस है उसका फार्मूला लिखा, फिर इनको जो है ना उनके दरम्यान फ्रैक्शन लिया है। फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली डिवीजन ही होती है ना। हम किसी भी चीज़ को 1/4 लिखते हैं तो हम कहते हैं भाई ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन लिए हमने इनकी, यानी कि एफएसएस क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ट्रू स्टेडी स्टेट। ट्रू स्टेडी स्टेट की फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ली, इनके फार्मूले जो हमारे पास ये आए हुए हैं इनको ऊपर नीचे लिखा। अब क्यू बाई वी के दोनों में सेम है, ये कट जाएगा और हमारे पास सिर्फ क्या एक्सप्रेशन आ जाएगी? 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। ठीक हो गया। अब अगर हम के की वैल्यू लगाएं तो लिख सकते हैं के इज़ इक्वल टू 0.-0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। ठीक है, तो अब माइनस नहीं था इसमें। ठीक, माइनस नहीं है। ठीक है, माइनस की गलती लगी, माइनस नहीं है यहाँ पे। तो के की ये वैल्यू है हमारे पास। अब ये वाली जो के की वैल्यू है हम यहाँ पे अगर पुट कर लेते हैं तो ये टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, इसको हम एन के बराबर लिख सकते हैं। ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था। एन क्या है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, एन हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ है। ये वाली जो अब हमारे पास फ्रैक्शन है टी डिवाइड बाई टी हाफ, ये वाली इसको हम एन के बराबर लिख सकते हैं। यू एन आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर दोनों साइड्स पे हम अगर नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग जो है वो इस ई से कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। वन दूसरी साइड पे ले गए हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब लेट सपोज अगर हम इसको पहले से करके रखा हुआ था मैंने, इसको अगर मैं अलग से आपको करके दिखाती हूँ तो हमने क्या किया कि सी पी टी को डिवाइड कर रहे हैं हम सी पी एस एस से। सी पी टी का फार्मूला था हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय वी के, या के वी 1 माइनस ई माइनस के टी। ठीक है, सी पी एस एस का था क्यू डिवाइडेड बाई के वी। अब ये कट गया, ये इसके साथ क्या रह गया हमारे पास? ये एफ एस एस था। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ ट्रू स्टेडी स्टेट जो हमारे पास अचीव हुई है। तो एफ एस एस इज इक्वल टू, आ गया हमारे पास एफ एस एस इज इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस के टी। ठीक है, वन को उस साइड पे अगर हम ले जाएं तो आ जाएगा 1 माइनस एफ एस एस इज इक्वल टू ई माइनस के टी। अब आप कहेंगे कि ये तो उधर जाके प्लस हो गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वन उधर गया, ये -1 प्लस एफ एस एस इज इक्वल टू माइनस ई के टी। ठीक है, इधर भी माइनस है तो हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट यही वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। ये वैल्यू आगे हमारे पास, फिर हमने के की वैल्यू लगाई थी इधर 1 माइनस एफ एस एस। आप इधर लगा लें या पहले आप नेचुरल लॉग लगा के इसको जो है ना वो अपने लिए ज़रा इजी फॉर्म में कर लें, तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे? नेचुरल लॉग इंटू 1 माइनस एफ एस एस इज़ इक्वल टू, अब ये नेचुरल लॉग इसके साथ ख़त्म हो गया, क्या आ गया? माइनस के इंटू टी। ठीक है, के की जगह हम उसकी वैल्यू लगा देते हैं, अगर माइनस ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ इंटू अब ये वाला टी। ठीक है, अब इसको हम अलग से लिख सकते हैं, कैसे? -0.693 अलग कर दें और टी डिवाइडेड बाय टी हाफ अलग कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मतलब सेम ही है। अब ये वाली जो फ्रैक्शन है कहता है इसको हम ले लेते हैं एन के बराबर, एन इज़ इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, यानी कि ये एन हम ले लेते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के बराबर अगर हम ले लें तो इस फैक्टर को हम एन से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि नेचुरल लॉग 1 माइनस एफ एस एस इज इक्वल टू -0.693 इंटू एन। एन हमारे पास क्या आ गया? टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, या नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट, ये हमारे पास किसकी फ्रैक्शन थी? फ्रैक्शन ऑफ ट्रू स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो हमारी प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट उस टाइम अचीव होगी जब जो ट्रू स्टेडी स्टेट है वो 95% होगी। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, कि ट्रू स्टेडी स्टेट का 95% जो है वो हम प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट उसको कहते हैं। अब 95% यानी ये 100 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसको अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये 0.95 बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज ख़त्म किया, इसकी परसेंटेज ख़त्म कर दिया तो 0.95 आ गया। अब हम एफ एस एस की जगह 0.95 लगाते हैं। ठीक है, लगाएं ज़रा। नेचुरल लॉग 1 माइनस 0.95 इज इक्वल टू -0.693 एन। ठीक है, अब वन में से 0.95 माइनस कर लें, आप ले लें अपना कैलकुलेटर, 0.05 आता है मेरे ख्याल है।
1 माइनस 0.95। तो हाँ जी, मैंने पहले देखा था 0.05 आ गया हमारे पास। इसका लें आप नेचुरल लॉग माइनस 0.693 m। ठीक है, तो नेचुरल लॉग आंसर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -2.9 या मतलब 2.99 लिख लो आप। ठीक है, इज इक्वल टू -0.693 × n। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, ये माइनस माइनस से कट गया। अब ये वैल्यू आप दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दें। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.693। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास 4.32, यानी ये इधर जाके 2.99 के नीचे जाके 0.693 आ गया, इज इक्वल टू n। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू 4.32, और n क्या था, हाफ लाइफ्स थी। तो इतनी हाफ लाइफ्स अगर होंगी हमारे पास, ये 1/2 n इज इक्वल टू 0.32 हाफ लाइफ, तो उसका मतलब है कि हमने जो है वो मतलब जो प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट है वो इस पे अचीव हो जाएगी। इतनी हाफ लाइफ पे हमें प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट अचीव होगी। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं घुमा फिरा के सवाल, ये भी पूछ सकते हैं प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट हमें कब अचीव होगी। तो ये हैव टू से व्हेन हाफ लाइफ इज इक्वल टू 4.32 के 4.32 हाफ लाइफ गुजरने के बाद, इतनी हाफ लाइफ गुजरने के बाद। ठीक है, कि पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, दूसरी हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ, यानी साढ़े चौथी हाफ लाइफ तकरीबन। ठीक है, यानी 4 और 5 हाफ लाइफ के दरमियान में जब एक हाफ लाइफ आएगी 4.32 हाफ लाइफ, तो उस वक्त हमारी जो प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट है वो अचीव होगी। ये वाला पॉइंट आपने नहीं भूलना। या वो आपसे पूछ सकता है 4.32 हाफ लाइफ पे क्या अचीव होगी आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट अचीव होगी। ठीक है, या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब कितने % पे, तो प्रैक्टिकल स्टडी स्टेट हमें तब अचीव होगी जब ट्रू स्टडी स्टेट का 95% अचीव हो जाएगा। ठीक है, ये हमने देखा था ना कि जो ट्रू स्टेडी स्टेट है, ट्रू स्टेडी स्टेट ये हमें टाइम इन्फिनिटी पे मिलती है, जबकि प्रैक्टिकल जो स्टेडी स्टेट होती है वो उस टाइम मिलती है जब ये जो ट्रू स्टेडी स्टेट है ये 95% तक होती है या 0.95 अचीव हो जाती है उस टाइम। ठीक है, तो ये 2-4 कुछ क्वेश्चन इस तरह के हैं जो आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं चाहिए। तो ये डेरिवेशन है आपकी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ पे हमारा कि जो स्टेडी स्टेट है उसको अचीव करने के 2 तरीके हमारे पास मेथड्स हैं। ये वाइवा में आपसे ज़रूर सवाल पूछते हैं कि स्टेडी स्टेट अचीव करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कितने हैं। ठीक है, 2 मेथड्स हैं हमारे पास, वन इज़ लोडिंग डोज मेथड एंड सेकंड वन इज़ वैगनर्स मेथड। लोडिंग डोज मेथड में हम एक लोडिंग डोज देते हैं या हम आईवी बोलस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बोलस डोज देते हैं, आईवी बोलस देंगे, यानी कि इंजेक्शन देंगे। इसको हम लोडिंग डोज कहते हैं कि लोडिंग डोज हम इस्तेमाल करते हैं। इसको आप डोज एक्स की फॉर्म में हम लिखते हैं ना, तो एक्स एक्स भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये लोडिंग डोज हम दे रहे होते हैं इसमें। तो लोडिंग डोज देते हैं, ये जो लोडिंग डोज होती है ना ये हमें इमीडिएट लेवल्स जो हैं वो रैपिडली दे देती है। ठीक है, जो इमीडिएट लेवल्स होते हैं ड्रग के वो हमें रैपिडली मिल जाते हैं, रैपिडली मिल जाते हैं। ठीक है, और फिर वो जो रैपिडली मिल जाएंगे लोडिंग डोज से, उसके बाद हम देंगे एक मेंटेनेंस डोज। ठीक है, उसके बाद हम डीएम या मेंटेनेंस डोज देंगे। वो मेंटेनेंस डोज जो है वो उसको मेंटेन करके रखेगा फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें जो है उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, दिस इज अकम्प्लिश बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ लोडिंग डोज आईवी बोलस डोज देंगे, और ये परमिट करेगा कि रैपिडली या इमीडिएटली हमें जो है वो डिज़ायर्ड लेवल ड्रग का प्लाज्मा में अचीव हो जाए, यानी कि एट टाइम 0। ठीक है, रैपिडली मिल रहा है, रैपिडली या इमीडिएटली। ठीक है, उसके बाद कमिटेंटली हम एक मेंटेनेंस डोज देंगे, यानी कांस्टेंट आईवी इन्फ्यूजन देंगे। अब ये कांस्टेंट आईवी इन्फ्यूजन क्या होगा हमारे पास, ये मेंटेनेंस डोज होगा। ये मेंटेनेंस डोज जो है वो उस सीपीएसएस को या जो हमारी स्टेडी स्टेट पे कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखेगा। ठीक हो गया। अब यानी आईवी इन्फ्यूजन में तो इस तरह से होता है ना कि ड्रग जो है वो पहले नहीं होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होती है, फिर हम एक स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये इतना टाइम लग रहा है इसको अचीव करने के लिए, तो हम चाहते हैं हम फ़ौरन से अचीव कर लें। तो इमरजेंसी सिचुएशंस भी होती है ना, कि इमरजेंसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि अब पेशेंट आया है, उसका फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट हुआ है, हमें इमीडिएट उसके लेवल्स जो हैं वो चाहिए, तो हम उसके लिए एक बोलस डोज दे देंगे। बोलस का जो ग्राफ था वो यूँ करके आता है। ठीक है, तो बोलस डोज देंगे किस तरह से, ये पहले ड्रग की फ़ौरन से ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एलिमिनेशन होती जाएगी। एलिमिनेशन 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 आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मतलब एक लेवल जो है वो इस तरह से डिज़ायर्ड लेवल हमें अचीव हो जाता है। ठीक है, तो ये आईवी बोलस का होगा हमारे पास, मतलब लोडिंग डोज का, और ये हमारे पास होगा आईवी इन्फ्यूजन का। ठीक है, ये इन्फ्यूजन का होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब उस सेंस में या उस केस में हमारे पास अमाउंट ऑफ ड्रग बॉडी में किसके इक्वल होगा, वो जो बोलस में दी गई है, बोलस का ये फार्मूला था ना अमाउंट ऑफ ड्रग का।
ठीक है, बोलस में जो ड्रग दी गई है और जो इन्फ्यूजन में दी जा रही है, दोनों तरह से दी जा रही है, तो उन दोनों को प्लस करके एट अ टाइम हमारे पास ड्रग की कितनी अमाउंट बॉडी में मौजूद है वो आएगी। ठीक है, यानी ये इन्फ्यूजन वाला फार्मूला भी और बोलस वाला फार्मूला भी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग आएगी। तो एक्स नॉट यहाँ पे लोडिंग डोज है, तो इसको हम डी एल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके साथ भी पूरा एक्सप्रेशन एक दफ़ा लिख लें आप। और ये एक्स टी हमारे पास जो है, ये वाला जो एक्स टी है, ये बॉडी के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग है कि भाई इतनी ड्रग इस टाइम बॉडी में मौजूद है। अच्छा, कुछ इस तरह से हम कंसंट्रेशन के लिए लिख सकते हैं कि दोनों साइड्स पे जो है वो आप वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से जो है वो डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास जो है वो कंसंट्रेशन के यूनिट्स भी आ जाएंगे इस तरह से दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो अब क्या है कि कहते हैं हम एट इन्फिनिटी सी पी टी एट इन्फिनिटी और सी पी टी एट टाइम ज़ीरो लिखते हैं। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें टी में यहाँ पे आप जो इन्फिनिटी लगा दें और यहाँ पे टी में आप ज़ीरो लगा दें। इसको हम लिखते हैं एक दफ़ा ये वाले दोनों एक्सप्रेशन। ठीक है, सी पी एस एस वन माइनस ई माइनस के, अब यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लगा के हम इसको करते हैं प्लस डी एल बाई वी ई माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, इधर भी हम इसके साथ अब ज़ीरो लगा के सी पी एस वन माइनस ई माइनस के, अब टाइम हमने ज़ीरो लगाना है, ज़ीरो लगा के प्लस डी एल बाई वी ई माइनस के ज़ीरो लगा के। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था और उससे पहले भी बताया था कि अगर किसी वैल्यू की पावर में कोई भी वैल्यू है, मतलब यहाँ पे ई है हमारे पास, उसकी पावर में इन्फिनिटी हो तो ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, और अगर उसकी पावर में ज़ीरो हो तो ये वन के इक्वल हो जाएगा। ये आपने याद रखना है हमेशा। ठीक है, तो अब इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अगर हम देखें, इसको इधर ही रखते हैं हम, तो सी पी एस वन माइनस ई, इसकी पावर में इन्फिनिटी है यानी ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो प्लस डी एल बाई वी, अब इसकी पावर में भी इन्फिनिटी है तो ये पूरा फैक्टर भी ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे सी पी एस एस वन माइनस इसकी पावर में वन ज़ीरो है, तो के मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी ई की पावर में सिर्फ ज़ीरो रहा, तो ई की पावर में ज़ीरो रहा तो वह वन के इक्वल हो गया, प्लस डी एल बाई वी इसकी पावर में ज़ीरो है तो ये भी वन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब वन में से ज़ीरो निकाला तो बाकी वन आया, वन मल्टीप्लाई सी पी एस एस क्या आया, सी पी एस एस आ गया। ठीक है, और इस फैक्टर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया, किसी भी फैक्टर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर ज़ीरो ही आता है, तो ये फैक्टर ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे वन में से वन निकाला तो वो ज़ीरो आ गया, सी पी एस एस मल्टीप्लाई ज़ीरो किया तो ये ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको फैक्टर को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये यूँ ही आ जाएगा। ठीक है, डी एल बाई वी, ये तो आपको पता ही है ना, ये बेसिक मैथ्स है। तो अब ज़ीरो प्लस करें तो उसका आंसर यूँ ही आएगा। ठीक है, सी पी एस एस इक्वल टू डी एल बाई वी। ठीक है, सी पी एस एस हमारे पास किसके इक्वल आ गया, डी एल बाई वी के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ से अगर डी एल लोडिंग डोज निकालते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं सी पी एस एस इंटू वी, या इधर आप ब्रैकेट लगा लें, आपकी मर्जी है जो आपने करना है, या ऐसे ही लिख लें सी पी एस एस इंटू वी, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये लोडिंग डोज का फार्मूला आ गया। सी पी एस एस का अगर आपको याद हो तो हमने एक और फार्मूला देखा था, सी पी एस एस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई के वी। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो अगर हम जो है वो वॉल्यूम को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी पी एस एस इंटू वी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई के। ठीक है, अब गौर करें ज़रा कि ये वाली दोनों की साइड्स जो हैं वो सेम है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डी एल इज़ इक्वल टू क्यू बाई के। तो डी एल के हमारे पास जो है वो दो फार्मूलाज आ जाते हैं। लोडिंग डोज को हम दो तरीक़ों से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोडिंग डोज देंगे, साथ इन्फ्यूजन देंगे, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि स्टेडी स्टेट को जल्दी अचीव कर सकते हैं। फिर हमारे पास वैगनर्स मेथड है। मैं चाह रही हूँ कि आपका जो है ना ये वाला पॉइंट भी इसी वीडियो में कवर हो जाए, ताकि हमें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में ना जाना पड़े, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वैगनर्स मेथड के अंदर हम ना कोई बोलस डोज इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई हम इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई अभी बोलस नहीं दिया जा रहा। हम रैपिड सी पी एस एस किस तरह से अचीव कर सकते हैं, हम जो है वो इन्फ्यूजन रेट को मैनिपुलेट करते हैं। दो डिफरेंट इन्फ्यूजन रेट इस्तेमाल किए जाएंगे, एक होगा उसमें इन्फ्यूजन रेट Q1 और एक होगा इन्फ्यूजन रेट Q2। Q1 हमेशा Q2 से बड़ा होगा, यानी स्टार्टिंग में जो उस पेशेंट को दिया जा रहा है ना इन्फ्यूजन, वो हम तेज़ देंगे थोड़ा सा, और वक्त गुजरने के बाद जब उसका लेवल अचीव हो जाएगा CPSS का, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम उसकी जो इन्फ्यूजन रेट है उसको थोड़ा कम करेंगे, और ये मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगा। ये इस्तेमाल होगा स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा करने के लिए, और ये वाला इस्तेमाल होगा स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने के लिए, यानी मेंटेन हो गई है, सॉरी अचीव हो गई है, उसको सिर्फ अब मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम Q2 का इस्तेमाल करेंगे। वैगनर्स मेथड में दो स्टेजेस हैं। पहला स्टेज क्या है, हम Q1 देते हैं। कब तक देते हैं, कितने टाइम के लिए देते हैं, हाफ लाइफ के लिए देते हैं। ठीक है, फॉर 1 हाफ लाइफ इक्वल टू 1 हाफ लाइफ तकरीबन हम ड्रग की जो है वो Q1 देते हैं, और हमारा अचीव हो जाता है CPSS Q1 देने से। ठीक है, अचीव हो जाता है CPSS
अचीव हो जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि हाफ लाइफ के बाद इन्फ्लुएंट रेट स्लो डाउन किया जाता है, यानी Q1 जो है वो फास्ट है और Q2 जो है वो स्लो है, स्लो कर दिया जाता है, जो कि स्टेडी स्टेट को कंट्रोल करता है, या कह लो कि CPSS को ये मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, मेंटेन करके रखेगा जो Q2 है। तो इस तरह से हम वैगनर्स मेथड को यूज़ करते हैं लोडिंग, उसको क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट को अचीव करने के लिए। इसकी बिल्कुल छोटी सी डेरिवेशन है, उसमें क्या है कि हम जो है वो पहले लिखते हैं कि जो मतलब कंसंट्रेशन इन द बॉडी है उसको हम लिखें, स्टार्टिंग में यही होती है। और लोडिंग डोज जब हमारी कैसे कहते हैं प्रैक्टिकल स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है, दोनों सी भी है, तो उस टाइम हम जो है ना उसको Q2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम Q1 और Q2 को मतलब अलग अलग करके अगर लिखें तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, Q1 इधर आने तो ये इधर ले जाएं, CP इंटू ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू KV। ठीक है, क्या आ जाएगा कि CP इंटू KV। अब CPT लिख लें, लिखना है आपने, तो आगे जाके इनकी कैंसिलेशन ही होनी है, तो इतना कोई मसला नहीं है। और ये वैल्यू ऊपर है तो ये उधर जाके डी न्यूमरेटर में आ जाएगी 1 माइनस E माइनस KT। ठीक है, तो यूँ अब Q2 यहाँ पे रहेगा तो ये KV उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा CPSS इंटू जो KV आ गया। अब क्या है, उसके बाद हमने वैगनर मेथड में इन दोनों का रेशो लेना है। ठीक है, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने इस्तेमाल करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, Q1 की क्या वैल्यू आई है, CP इंटू KV डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस KT। ठीक है, और Q2 की क्या वैल्यू आई है हमारे पास, CP इंटू KV। सिंपल। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, अगर नहीं समझ आ रही तो इसको थोड़ा अलग करके भी लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल है। इसको पहले इसी तरह से लिख लें, CP इंटू KV डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस KT। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, और ये इनके फ्रैक्शन में है यानी इनके नीचे है, तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय CP इंटू KV। ठीक है, फ़र्क तो नहीं ना पड़ा इसका, उसी तरह से ये इन दोनों के नीचे ही आ रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन में ही वैल्यू है, तो हम जो है वो इसको अगर काटते हैं इन दोनों को यूँ क्या आ गया हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस KT। तो हम लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस KT। ठीक है, अब हमने क्या बात की थी कि हम 1 हाफ लाइफ पे लेट सपोज, तो टाइम अगर हम हाफ लाइफ कंसीडर कर लें, इफ़ T इज़ इक्वल टू T हाफ, अगर इसको हम T हाफ के इक्वल लेते हैं यानी हाफ लाइफ के इक्वल लेते हैं, फिर क्या होगा, चलिए हम लगा के देखते हैं। T की जगह हम हाफ लाइफ लिख लेते हैं। ठीक है, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E माइनस K। अब ये आ गया हाफ, T हाफ। ठीक है, हाफ लाइफ का फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है हाफ लाइफ का फार्मूला, 0.693 डिवाइडेड बाय K। ये हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला था। आप अदरवाइज अराउंड भी कर सकते हैं, आप K की वैल्यू भी लिख सकते हैं, चलो हम T की लिख लेते हैं। ठीक है, क्या आया, Q डिवाइडेड बाय Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E की पावर माइनस 0 पॉइंट K तो लिखा ही नहीं, K इंटू 0.693 डिवाइडेड बाय K। ठीक है, K से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह गया इसकी पावर में माइनस 0.693। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस E की पावर माइनस 0.693। ठीक है, पकड़ें अपना कैलकुलेटर आप। ठीक है, कैलकुलेटर पकड़ के करें आप ज़रा, शिफ्ट नेचुरल लॉग माइनस 0.693। ठीक है, तो आपके पास आया तकरीबन 0.5। तो लिख लें इसको, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या है हमारे पास 0.5। ठीक है, तो अब 1 में से 0.5 निकालें तो 0.5 ही आता है। ठीक है, देखा हाफ ही आया 0.5, तो क्या आया हमारे पास, Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 हमारे पास 2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप करके देख लें 1 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो 2 के इक्वल होता है ये हमारे पास। तो क्या आया कि Q1 डिवाइडेड बाय Q2 इज इक्वल टू 2, जब हमारे पास हाफ लाइफ के बराबर टाइम होगा। इसको हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल टू 2Q2। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू 2Q2। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि Q1 जो है Q2 का डबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर Q2 में 1 मिनट में 2 कतरे जा रहे हैं बॉडी के अंदर, 2 कतरे ड्रिप के जो है वो गिर रहे हैं और बॉडी के अंदर इन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो Q2 में 4 होंगे, सॉरी Q1 में 4 होंगे। ठीक है, तो यानी Q1 जो है वो Q2 का डबल होगा। यानी हमने पहले भी बात की थी ना, Q1 जो है वो हायर होता है या फास्टर होता है या ग्रेटर होता है दैन Q2, तो ये उसने बात कर दी है। ठीक है, तो यानी कि जब टाइम हम हाफ लाइफ देंगे तो उस टाइम हमारे पास जो पहला इन्फ्लुएंट रेट होगा वो दूसरे इन्फ्लुएंट रेट से
मतलब ज़्यादा होगा, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा, इस तरह से करके हम इस बात को लिख सकते हैं। तो ये हमारा वैगनर्स मेथड था। ये वाला जो 2 वाला पॉइंट है ना, ये आपसे हमें पूछता है या बाज़ों का क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यूज़ में कि अगर टी हाफ लाइफ होगा तो Q1 और Q2 के दरमियान क्या रिलेशन होगा। अगर इस तरह का कोई और सवाल आ जाता है जिसमें इन दोनों के दरमियान रिलेशन पूछता है और टाइम आपको स्पेसिफिक दे देता है, तो यहाँ पे आप टाइम लगा लें और इसको फार्मूला लगा के हल कर लें, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब ये सक्सेशन वाला पॉइंट है, ये कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं है और ना इसमें कोई नई चीज़ है, पुरानी चीज़ें ही हैं। बस ये पॉइंट है कि जब हम इन्फ्यूजन जो है वो, अब देखेंगे, दिया हमने, दिया स्टेडी स्टेट आ गया, उसको अचीव किया मतलब मेंटेन करके रखा। अब हम चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो ड्रग की स्टेडी स्टेट है वो मेंटेन ना रहे, ठीक है, मतलब अब ठीक है, इतना ही हमने ड्रग देना था, तो हम जो है वो इन्फ्यूजन स्टॉप कर देते हैं। अब जो इन्फ्यूजन स्टॉप किया, यानी हमने जो इन्फ्यूजन की सेशन की, उसके बाद क्या होगा, अब ड्रग ने आना बंद कर दिया तो क्या होगा, अब एलिमिनेशन ज़्यादा हो रही है, आना तो है ही नहीं है, यानी क्यू जो है वो ख़त्म हो गया और के एक्स जो है वो ज़्यादा होगा, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी ना, ठीक है, कि अब क्यू तो है ही नहीं है ना, इन्फ्यूजन तो ड्रग की हो ही नहीं रही, अब वो सिर्फ ड्रग एलिमिनेट हो रहा है। तो एलिमिनेट होगा ड्रग और ड्रग के लेवल बॉडी में कम कम होते जाएंगे, यानी कि अब ड्रग जो है उसका कंसंट्रेशन जो है, उसकी कंसंट्रेशन अब मेंटेन नहीं रह रही, स्टेडी स्टेट पे नहीं है, अब वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ड्रग की जो इन्फ्यूजन थी, क्यू जो था, जो ड्रग इन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो चुका है, हमने जो सेसेशन कर दिया, ये जो टाइम है इसको कैपिटल टी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं जी यहाँ पे सेसेशन कर दी हमने इन्फ्यूजन की, हमने इन्फ्यूजन जो है वो रोक दी, अब इसके बाद हम मज़ीद जो ड्रग है उसको इन्फ्यूज़ नहीं करवा रहे। अब इसके बाद अब ये वाला जो पोर्शन है, अगर आपको याद हो यूं करके, तो ये हमने कहीं और भी पढ़ा था, इस तरह से जो ड्रग डिक्रीज़ कर रही है ये आईवी बोलस में डिक्रीज़ होती है, ठीक है, यू आर गेसिंग इट राइट। अब यहाँ पे जो हम फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स फाइंड करते हैं ना, वो हम आईवी बोलस वाले यूज़ करते हैं। जैसे आईवी बोलस में हमने कंसंट्रेशन के लिए क्या यूज़ किया था, CP इज इक्वल टू CP नॉट E माइनस KT, ये आईवी उसके लिए बोलस के लिए यूज़ किया था, तो यही वाला देखें उसने, CP इंटू E माइनस KT, ठीक है, तो ये CPT उसने लिखा है, इसका जो स्टार्टिंग CP है वो CPT ही है, मतलब यहाँ पे, ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है। और यही वाला के CPT, वो हमने कहा था ना, CP इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई VD, तो ये यही वाला फार्मूला है, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने जो CPSS को हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो टोटल है, ये टाइम T है, और यहाँ तक जो सेसेशन तक टाइम है वो कैपिटल T है, सेसेशन के बाद हमारे पास T प्राइम आ जाता है, ये जो T प्राइम है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला था पॉइंट, ब्लड सैम्पलिंग फॉलोइंग सेसेशन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सेसेशन जिस पॉइंट पे करवाते हैं उसके बाद ड्रग के लेवल्स कम हो रहे हैं, और ये जो ग्राफ है ये आईवी बोलस की तरह बिहेव करता है। अब इस वीडियो का ये लास्ट पॉइंट है, रोलैंड टोजर मेथड में हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, वो ग्राफ होता है CPSS माइनस CP ऑब्जर्व्ड और टाइम के दरमियान। CPSS जो हमारा उस पूरे इन्फ्यूजन के दरमियान में जो स्टेडी स्टेट अचीव की होती है वो CPSS होती है, और CP ऑब्जर्व जो हमने ऑब्जर्व किया उस दौरान ब्लड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने इतने टाइम पे, फॉर यहाँ पे 0 टाइम पे हमने ब्लड सैंपल लिया, 5 आवर्स पे, 10 आवर पे, 15 आवर्स पे, यानी मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे हमने ब्लड सैंपल्स लिए, हमने एनालिटिकल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, उनके अंदर जो ना ड्रग की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया, वो हमारे पास आ गई CP ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब CPSS में से CP ऑब्जर्व्ड हमने माइनस करते जाना है जो हमारे डाटा होगा हमारे पास, और इसका जो है ना वो ग्राफ जो है प्लॉट करते जाना है, ठीक है। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो कंसंट्रेशन कम होती जा रही हो गई, तो इससे जो ग्राफ से हम इसके स्लोप से के भी फाइंड कर सकते हैं, हम हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, यानी वही जो हम पैरामीटर्स यूज़ करते थे, ठीक है। इसका स्लोप इज इक्वल टू -K 2.303 इस तरह करके जो हम यूज़ करते थे, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला इस्तेमाल करेंगे के लिए, ठीक है, कि ये वाली जो फॉर एग्जांपल आ रही है CPSS माइनस CP ऑब्जर्व्ड की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है 2 वाली नेचुरल लॉग के साथ, भूले ना ये वाली बात हमें, माइनस नेचुरल लॉग के साथ, यानी यहाँ पे क्या है, CPSS माइनस CP ऑब्जर्व्ड, ये 1 वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। कुछ इसी तरह से हमने जो है ना वो फार्मूले लिखे थे के लिए भी, तो रोलैंड टोजर के लिए भी हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने अभी डिफरेंस देखना है वैगनर मेथड और रोलैंड टोजर के दरमियान में, फिर हमने डिफरेंस देखना है लोडिंग डोज और मेंटेनेंस डोज में, और उसके बाद हमने अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आगे 2 वीडियोस बनेंगी मज़ीद इस टॉपिक के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जहाँ से आपको नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा खोल कर उसको समझें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी पेपर और वाइवा दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से,
ठीक हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का ये फ़ायदा होगा कि जो फाइनल ईयर के मैं जो वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ आप उनको भी देख सकेंगे बाद में, ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद रह सके। उम्मीद बड़ी है कि वो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देंगी। और अपना ख़्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।